हेलो एवरीवन, दिस इज अनुपम सिंह। वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। सभी को वेरी वेरी गुड गुड आफ्टरनून। जो भी प्यारे साथी एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे। चले भाई। एंड बज चुके हैं 10 जो सॉरी नॉट गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड गुड मॉर्निंग आप सभी प्यारे प्यारे साथियों को। मैं अनुपम सिंह एग्जामपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जो भी साथी जुड़ चुके हैं सेशन को दम लगा के शेयर करेंगे, सभी अपने फ्रेंड्स को बुला लेंगे। वेरी वेरी गुड गुड मॉर्निंग आप सभी प्यारे साथियों को। जय हिंद सभी वॉरियर्स को, जय हिंद होने वाले फौजियों को। जी आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, एकदम स्वस्थ, एकदम व्यस्त और एकदम मस्त भी हैं। तो इसी तरीके से लगे रहना है जब तक कि आपकी मंजिल आपको ना मिल जाए। तो भाई मेहनत करते रहिएगा। बस 1 महीना और मान लीजिएगा, 1 डेढ़ महीने और आपको मेहनत करनी है, फिर आपकी मंजिल आपके सामने होगी। एग्जाम ही दो अभी आपकी मंजिल, फिर आपको यूनिफॉर्म मिलेगी। चलेगा। एंड सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलेगा। होली के रंगों की तरह आपका जीवन भी एकदम रंगों से भरा रहे, खुशियों से भरा रहे। तो भाई डेली हमारी सीरीज चलती है टॉप 30 क्वेश्चन की, इसे ही आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार सभी अपने फ्रेंड्स को बुला लीजिएगा। भैया कहाँ है सभी लोग, इतने कम साथी क्यों हैं? मतलब होली सुबह से मनाने लग गए क्या? चलेगा। तो एक बार सेशन को दम लगा के शेयर करेंगे एंड क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी साथियों के लिए भाई एक इंफॉर्मेशन है। जो भी साथी आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं, जिनके पास टाइम है, जिनके पास क्या है टाइम है, या फिर जो चाहते हैं कि हमें ऑफलाइन पढ़ना है, तो हम आपके लिए गुरुकुल ऑफलाइन बैच भी लेकर आए हैं। आर्मी अग्निवीर के लिए ऑफलाइन गुरुकुल बैच भी हमारा शुरू होने वाला है। चलेगा। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे ऑफिस पर विजिट कर सकते हैं। नोएडा सेक्टर 58 102 पर आपको विजिट करना होगा, या फिर आप एग्जामपुर सर्च करेंगे गूगल पे तो वहां पर भी आपको एड्रेस दिख जाएगा। तो आपकी फ्री क्लासेस क्या है, फ्री क्लासेस 13 मार्च से 13 मार्च से बिल्कुल फ्री ऑफ क्लासेस, जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस शुरू होने वाली है ऑफलाइन। तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। 35 दिन की हमारी एकदम फुल स्ट्रैटेजी के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। सिलेक्शन वाली स्ट्रेटेजी के साथ आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। सारी एक्सपर्ट फैकल्टीज यहाँ पर आपको मिलेंगी। चलिएगा भाई। तो अब बढ़ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भाई अग्नि क्या है। सभी साथी कमेंट करके बताएंगे अग्नि क्या है। चलो बताओ भाई अग्नि क्या है। ये मत बोल देना कि मैम अग्नि तो आग है, ठीक है? ये डिफेंस वालों से मैं पूछ रही हूँ, डिफेंस वालों से। तो आई नो कि आग तो आप अपने अंदर लिए हुए बैठे हैं, चलेगा। बट अग्नि एक इक्विपमेंट की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, जिससे आप दूसरे देशों के छक्के छुड़ा सकते हैं। तो अग्नि हमारी एक मिसाइल है। भाई अग्नि क्या है? अग्नि एक मिसाइल है, यह आपको याद रखना है। तो ऑप्शन देख के आपको आंसर देना था कि ये एक पिस्टल है, ये एक कैलिबर है, एग्जैक्टली है क्या? तो अग्नि मिसाइल के बारे में आपने सुना होगा। तो अग्नि क्या है? भाई अग्नि एक मिसाइल है, यह आप याद रखेंगे। ऑलराइट, चलेगा। तो अब तो आपको पता चल गया होगा। मैंने कल आपको इतनी सारी मिसाइल्स बताई थी, इतनी सारी मिसाइल्स के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है? कौन सी मिसाइल किस तरीके की है सब आपको बताया हुआ है। ब्रह्मोस एयर स्पेस भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त उद्यम है, यह आपको बताना है। यानी कि भाई क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, ब्रह्मोस के बारे में तो आप जानते हैं। मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मोस क्या है। भाई ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस क्या है? ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है, ये तो आप जानते हैं, जिसके 2 वर्जन हमें मिल चुके हैं। तो ब्रह्मोस 1 भी मिल चुका है हमें, ब्रह्मोस 1 भी मिल चुका है, और ब्रह्मोस जो 2 है, ब्रह्मोस 2 भी हमें मिल चुका है। ब्रह्मोस 1 की कितनी इसकी रेंज थी 290 किलोमीटर की, और इसकी 300 किलोमीटर की रेंज थी। ये सुपरसोनिक थी और ये हाइपरसोनिक है। यानी कि ब्रह्मोस एक ऐसी मिसाइल है जिसे आप कहीं से भी दाग सकते हैं। आप पानी से दाग सकते हैं, आप हवा में दाग सकते हैं, आप थल से यानी कि लैंड से इसे दाग सकते हैं। ये हमारी ऐसी मिसाइल है। सबमरीन से दाग लो, शिप से दाग लो, किसी एयरक्राफ्ट से दाग लो, किसी से भी इसे दागा जा सकता है, ठीक है? चलेगा। तो ये भारत और कौन से देश ने मिलकर बनाई है? तो भारत और रशिया। ब्रह यानी कि हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, रशिया, ठीक है? मस्कावा नदी जो यहाँ की है। तो ब्रह्मोस, ठीक है? ब्रह्मोस, ये नदियों के नाम पर इसका नाम रखा गया है। भारत और रशिया की
एक ज्वाइंट वेंचर है ब्रह्मोस, ये आप याद रखेंगे। ठीक है भाई, चलेगा। वैसे ब्रह्मोस मिसाइल की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है यह भारत में भी शुरू हो चुकी है। भारत अब ब्रह्मोस मिसाइल को बना रहा है। और भारत ने क्या कहा था कि जब हम ब्रह्मोस मिसाइल बना लेंगे तो सबसे पहले कौन से देश को निर्यात करेंगे, यानी कि एक्सपोर्ट करेंगे। चले, फिलीपींस के लिए कहा था कि सबसे पहले हम इसे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। डीआरडीओ द्वारा विकसित जो एसबीआरएम है, एसबीआरएम क्या है यह आपको जानना है भाई। डीआरडीओ द्वारा विकसित जो एसबीआरएम है, एसबीआरएम किसे बोला जाता है, यानी कि एसबीआरएम की सीधी सीधी आपसे फुल फॉर्म पूछी जा रही है कि एसबीआरएम क्या होता है। तो भाई शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो है, एसबीआरएम हम किसे बोलते हैं, शॉर्ट रेंज की जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है इसे एसबीआरएम बोला जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल एंड क्रूज मिसाइल। देखो मिसाइल मेनली दो तरीके की होती है, एक होती है क्रूज और एक कौन सी होगी, एक होगी बैलिस्टिक, एक होगी बैलिस्टिक। यहाँ पर शॉर्ट रेंज की बात की जा रही है। शॉर्ट रेंज का मतलब है कि 1000 किलोमीटर से कम क्या है इसकी रेंज रहेगी, 1000 किलोमीटर से कम की इसकी रेंज रहेगी। अब इनका जो दागने का तरीका है उसके अकॉर्डिंग हम इसे डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो भाई बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये पैराबोलिक पाथ पे क्या है, पैराबोलिक पाथ पे जाके हायर वेलोसिटी धारण करके जब अपने लक्ष्य को क्या है, जब अपने लक्ष्य को दागती है। वहीं क्रूज मिसाइल जो है ये एकदम सीधा जाएगी कि ये बताओ मेरा टारगेट कहाँ है, टारगेट रखा है यहाँ पर, तो टाइम नहीं लगाएगी, सीधा जाएगी एंड अपने टारगेट को क्या है खत्म कर देगी। तो इस तरीके से जो मिसाइल्स होती हैं ये दो तरीके की होती है, एक क्रूज मिसाइल, एक आपकी बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, चलेगा। हाँ जी, यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपसे बन सकता है कि भारत में निर्मित क्रूज मिसाइल कौन सी है। भारत में यानी कि हमारी जो स्वदेशी है, हमारी जो स्वदेशी क्रूज मिसाइल है यह कौन सी है, भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है भाई, तो निर्भया। भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है, तो भारत की जो क्रूज मिसाइल है दिस इज निर्भया। निर्भया भारत की क्रूज मिसाइल है, ये आप याद रखेंगे। भाई ब्रह्मोस भारत और रशिया ने मिलकर बनाई तो वो तो भारत की नहीं हुई, वो तो स्वदेशी नहीं हुई। स्वदेशी अगर कोई पूछता है तो क्रूज मिसाइल कौन सी है, स्वदेशी क्रूज मिसाइल निर्भया। चल, भारतीय वायुसेना के मार्शल प्राप्त करने वाले एकमात्र अधिकारी कौन है यह आपको कमेंट करके जानना है। काफी अच्छा ये क्वेश्चन है, चलेगा भाई। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक ऐसे ऑफिसर, एक ऐसे ऑफिसर जिसे किसका दर्जा दिया गया था, जिसे मार्शल का सीधा दर्जा दिया गया था एयरफोर्स में। तो ऐसे ऑफिसर कौन बने थे, अर्जन सिंह। अर्जन सिंह ऑफिसर से मार्शल बनने वाले पहले व्यक्ति थे एयरफोर्स के। कब की बात है, वर्ष 2002 की बात है भाई। कब की बात है, वर्ष 2002 की बात है, जब अर्जन सिंह को क्या है ऑफिसर से मार्शल बनाया गया था। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि एयरफोर्स में जो हाईएस्ट रैंक होती है यह एयर मार्शल ही होती है। क्या होती है भाई, एयर मार्शल होती है। ऑलराइट, चलेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था भाई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कितने समय तक चला था। जो द्वितीय विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध कितने टाइम तक चला था यह आपको जानना है। द्वितीय विश्व युद्ध जो है, द्वितीय विश्व युद्ध कितने टाइम तक चला था यह आपको जानना है। तो भाई कितने समय तक चलता है, ये शुरू तो होता है 1 सितंबर 1939 को और 2 सितंबर 1945 तक क्या है, 45 तक ये चलता है। तो कितने दिन तक चला भाई, 6 ईयर तक क्या है, 6 ईयर तक जो हमारे नहीं, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता है। यहाँ पर एक चीज आप याद रखेंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि प्रथम पहला जो एटॉमिक अटैक किया गया था, पहला जो अटैक है उसके बारे में, यानी कि फर्स्ट न्यूक्लियर अटैक। ओहो, चलो भाई क्वेश्चन गायब हो चुका है और कैसे आता है, हाँ चलो चले भाई एक बार फिर से लिख देती हूँ। चले, कब से कब तक चला था, तो फर्स्ट ऑफ सितंबर से लेके
1 सितंबर 1939 से लेके 2 सितंबर 1945 तक चला था, 1945 तक चलता है। और मैं आपको क्या बताने जा रही थी कि पहला जो इसमें न्यूक्लियर अटैक किया जाता है, पहला न्यूक्लियर अटैक किस देश के द्वारा किया जाता है, तो यूएसए के द्वारा किया जाता है। यूएसए के द्वारा किया जाता है। किस पर किया जाता है? जापान पर किया जाता है। जापान पर किया जाता है। ठीक है, चलेगा। 6 अगस्त 1945 को तो ये करेगा हिरोशिमा पर। इसका एक शहर होता है हिरोशिमा, उस पर करेगा और इसका नाम होगा लिटिल बॉय। इसका नाम जो होगा यह लिटिल बॉय होगा। सेकंड ये जो करेगा 9 अगस्त 1945 को करेगा। कौन से शहर पर? इसका शहर होता है नागासाकी। नागासाकी पर करेगा और इसका नाम क्या होता है? फैटमैन होता है। इसका नाम क्या होता है? फैटमैन होता है। यह भी आपको याद रखना है। ऑलराइट, ये आपसे पूछा जाता है भाई, इस तरीके से पूछ लेगा कि यूएसए ने जापान पर जो पहला अटैक किया था तो उसमें जो न्यूक्लियर बॉम्ब यूज किया गया था उसका नाम क्या था। ठीक है, तो पहले का लिटिल बॉय, दूसरे का होता है फैटमैन। एमएस धोनी के पास कौन सी मानद रैंक है, यह आपको जानना है। भाई हमारे कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने भारत के नाम को रोशन किया है। ठीक है, चलेगा। अब उन प्लेयर्स को क्या है, उन प्लेयर्स को हमारी सेना में रैंक दी जाती है या कोई अच्छी जो पोजीशन है, हायर पोजीशन भी दी जाती है। ठीक है, तो एमएस धोनी को कौन सी रैंक दी गई है? लेफ्टिनेंट कर्नल। ठीक है, लेफ्टिनेंट कॉलोनल आप इसे इंग्लिश में बोलते हैं, तो लेफ्टिनेंट कॉलोनल की क्या है रैंक दी गई है एमएस धोनी को। एमएस धोनी, ठीक है भाई, क्रिकेट के क्षेत्र में काफी अच्छा इनका नेम है, आप जानते हैं इनकी उपलब्धियों के बारे में। तो इन्हें लेफ्टिनेंट कॉलोनल की क्या है रैंक दी गई है एमएस धोनी को। चल नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक हासिल करने वाले पहले क्रिकेटर कौन थे, यह आपको जानना है। वैसे भी बहुत सारे प्लेयर हैं जिन्हें क्या है, जिन्हें इस तरीके की रैंक भी मिली है। ठीक है, चलेगा। बट यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वो फर्स्ट पर्सन कौन था। वो क्या है, वो फर्स्ट पर्सन कौन था जिन्हें क्या है, जिन्हें इस तरीके की रैंक क्या है, इस तरीके की रैंक दी गई थी। तो फर्स्ट पर्सन आपसे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट पर्सन कौन था जिन्हें क्या है, जिन्हें इस रैंक से नवाजा गया था। तो पहले जो थे कपिल देव थे। लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक से सम्मानित होने वाले जो पहले भारतीय हैं यह कौन थे, ये कपिल देव थे। कपिल देव, चलेगा। कपिल देव से क्या याद रखना है, याद ये रखना है कि 1983 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, 1983 का जो वर्ल्ड कप हुआ था तो ये भाई भारत ने जीता था। किसने जीता? भारत ने जीता था। भारत के उस टाइम पर जो कैप्टन थे, यानी कि हमारी टीम के जो उस टाइम पर कैप्टन थे यह कपिल देव ही थे, जो इसके ऊपर अभी मूवी भी बनी है। रणवीर सिंह ने कपिल देव का इसमें रोल प्ले किया है, तो इनके ऊपर क्या है, इनके ऊपर मूवी भी बनी है। ठीक है, कपिल देव को क्या बोला जाता है, इन्हें हरियाणा हरिकेन भी बोला जाता है। हरियाणा हरिकेन क्या है, हरियाणा हरिकेन भी इन्हें बोला जाता है कपिल देव जी को, यह आपको याद रखना है। ऑलराइट, चलेगा। क्लियर सारी की सारी चीजें, बहुत अच्छे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किस सेना रैंक के प्रतीक चिन्ह पर केवल राष्ट्रीय प्रतीक होता है, यह आपको जानना है। चलो भाई, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि इनमें से क्या है, इनमें से जो बैच लगे हुए होते हैं, हमारे जो कुछ ऑफिसर्स होते हैं उनके क्या लगे हुए होते हैं, बैच लगे हुए होते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑफिसर है जिसकी यूनिफॉर्म पर क्या है, बैच लगे होते हैं। तो भाई जो फील्ड मार्शल है, जो क्या है, जो फील्ड मार्शल है, इनकी जो यूनिफॉर्म होती है उस पर क्या है, उस पर बैच लगे हुए होते हैं। हमारा जो एम्बलम होता है, हमारा एम्बलम क्या है भाई, हमारा एम्बलम क्या है, अशोक चक्र की क्या है, अशोक चक्र की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, चलेगा। चलिए नेक्स्ट, कारगिल युद्ध कब हुआ था, यह आपको जानना है। कारगिल युद्ध जो है, कारगिल युद्ध की यहाँ पर बात की जा रही है कि कारगिल युद्ध कब हुआ था, यह आपको बताना है। ठीक है, चलिए। तो कारगिल युद्ध भाई कब हुआ था, 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। 1999 में क्या है, कारगिल का युद्ध हुआ था, यह भी आप याद रखेंगे।
चलेगा, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे, यह आपको जानना है। यानी कि हमारी सेना के पहले जो कमांडर इन चीफ बने थे, यह कौन बने थे, यह आपको जानना है। हमारी आर्मी के फर्स्ट जो कमांडर इन चीफ बने थे, तो यह भाई कौन बने थे, के एम करिप्पा। के एम करिप्पा भारत के आर्मी के पहले क्या बने थे, कमांडर इन चीफ बने थे, यह आपको याद रखना है। ऑल राइट, चलेगा। के एम करिप्पा फर्स्ट कमांडर इन चीफ बने थे भारत के, यह आपको याद रखना है हमारी आर्मी के। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी, यह आपको कमेंट करके बताना है। भारतीय वायुसेना की, चलेगा, हमारी जो एयरफोर्स है, हमारी एयरफोर्स का गठन कब किया गया था, ये क्या है, यह आपको कमेंट करके बताना है। भारतीय वायुसेना की जो स्थापना है ये कब हुई थी, यह आपको कमेंट करके बताना है। तो भाई एयरफोर्स डे हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि एयरफोर्स डे हम किस दिन सेलिब्रेट करते हैं। एयरफोर्स डे हम 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। कब सेलिब्रेट करते हैं, 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। तो 8 अक्टूबर 1932 को क्या है, 8 अक्टूबर 1932 को हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है इसका गठन होता है, और इसलिए 8 अक्टूबर को हम अपनी एयरफोर्स का जो डे है, अपनी एयरफोर्स का डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पहले 5 जो हमारी इंडियन एयरफोर्स के राफेल थे, ये कहां पर पहुंचे थे, ये आपको कमेंट करके बताना है और जानना है। भाई राफेल हमने क्या है, हमने फ्रांस से, हमने क्या है, हमने फ्रांस से क्या खरीदे हैं, हमने फ्रांस से राफेल खरीदे थे, 36 खरीदे हैं, जो कि कंप्लीट इसका बैच क्या है हमें मिल चुका है। तो फर्स्ट जो आए थे, पहले जो 5 आए थे इसके, वो कहां पर आए थे, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो भाई पहले कहां पर आए थे, ये जो अंबाला, हमारी एयरफोर्स का जो अंबाला स्टेशन है, अंबाला स्टेशन पर आए थे। एक चीज और आपको याद रखनी है इससे रिलेटेड, क्या याद रखना है कि नंबर 17 स्क्वाड्रॉन का उपनाम क्या था, इन्हें किस स्क्वाड्रॉन में रखा गया था, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। जो क्या है, जो 5 राफेल आए थे पहले वाले, उन्हें किस स्क्वाड्रॉन में रखा गया था, यह भी आपसे पूछा जाता है। तो नंबर 17, ठीक है, रखा गया था, बट उसका उपनेम क्या है, उसका जो उपनेम है, दिस इज गोल्डन एरो। गोल्डन एरो के नाम से भी इसे जाना जाता है, यह आप याद रखेंगे। ठीक है, चलेगा। फ्रांस से खरीदे थे, ये आपको बिल्कुल क्लियर है भाई। और हमने फ्रांस से क्या खरीदा है, तो मिराज 2000 जो है, मिराज 2000 जो है, ये भी हमने किससे खरीदा है, यह भी हमने फ्रांस से खरीदा है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलेगा भाई, क्लियर सारी की सारी चीजें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, फ्रांस से भारत तक इंडियन एयरफोर्स के जो राफेल आए थे, ये 2 चरणों का पहला पड़ाव कहां था। यानी कि क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि जो राफेल फ्रांस से भारत आ रहे थे, तो वो एक देश में, भारत से पहले एक देश में क्या है, थोड़ी सी देर ठहरते भी हैं। तो पहला जो उनका ठहराव हुआ था, ये कहां पर हुआ था, कौन से देश में हुआ था, तो भाई ये अबू धाबी में हुआ था। कहां पर हुआ था, यूनाइटेड अरब अमीरात की जो कैपिटल है अबू धाबी, यहाँ पर थोड़ी देर क्या है, थोड़ी देर स्टे किया था। यानी कि पहला जो स्टॉप था राफेल का, यह अबू धाबी में था, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात में। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन, एडीजीपीआई की जो फुल फॉर्म है, एडीजीपीआई की फुल फॉर्म क्या है, यह क्या है, यह आपको जानना है। ये क्या है भाई, यह आपको जानना है। तो एडिशनल डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ द पब्लिक इंफॉर्मेशन क्या है, चलेगा भाई, जल्दी जल्दी से बताएंगे। देखिए इनमें क्या है, इसमें चलिए भाई, हाँ जी, एडीजीपीआई की फुल फॉर्म क्या है, एक बार अच्छे से देख लेंगे। यहाँ पर कंफ्यूजन आपको हो सकती है, बट कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। एडिशनल जनरल, एडिशनल, चलिए क्या है भाई, एडिशनल जनरल, ये सी वाला ऑप्शन है, एडिशनल जनरल, एडिशनल डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है एडीजीपीआई। एडीजीपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, फुल फॉर्म्स आपके एग्जाम में पूछी गई हैं।
तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। या तो आपकी किसी पार्टी की फुल फॉर्म या फिर किससे रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड फुल फॉर्म, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकारों को कवर करते हैं, यह आपको जानना है। भाई यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, जो हमारे शोषण के खिलाफ अधिकार हैं, शोषण के खिलाफ जो हमें अधिकार दिए गए हैं, तो ये कौन से आर्टिकल में है। जैसे हमसे बोला जाता है कि छोटे बच्चों से क्या है, छोटे बच्चों से काम नहीं करा सकता कोई भी, ठीक है, छोटे बच्चों से आप काम नहीं करा सकते हैं। दूसरा कि जो भी मजदूर वगैरह होते हैं उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो सकता, शोषण नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि आप किसी मजदूर से भैया 12 घंटे 24 घंटे लगातार काम कराए जा रहे हैं, कि पैसे दिए हैं, बेलदारी दे रहे हैं, ठीक है, तो एक टाइम होना चाहिए। तो शोषण के खिलाफ हमारे कौन कौन से आर्टिकल हैं, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 जो है, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 किससे रिलेट करता है, यह शोषण के खिलाफ जो हमें हमारे फंडामेंटल राइट दिए गए हैं उससे बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक कहां और किस देश के विरुद्ध बनाया था, यह आपको जानना है। भाई ईयर आप मुझे कमेंट करके बताना सभी साथी कि सचिन तेंदुलकर ने अपना जो 100 सेंचुरी ली थी, 100वीं जो सेंचुरी ली थी सचिन तेंदुलकर ने, तो ये कब ली थी, ये आप कमेंट करके बताएंगे, ईयर आप बताएंगे। जगह मैं आपको बता देती हूँ, जो शेर बंगला स्टेडियम था, कहाँ, बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश के खिलाफ जो हमारा एशियन कप चल रहा था, ये एशियन कप था बांग्लादेश के खिलाफ, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसमें वैसे इंडिया हार जाता है, बट हाँ सचिन तेंदुलकर अपनी क्या है, अपना एक रिकॉर्ड कायम करते हैं कि 100 सेंचुरी ये यहाँ पर अपनी लेते हैं, 100वीं सेंचुरी ये अपनी मारते हैं, ठीक है। बांग्लादेश के खिलाफ ही था, बांग्लादेश के मीरपुर में ही था, और शेर बांग्ला जो स्टेडियम है यहाँ पर खेला गया था एशियन कप। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, यह आपको जानना है। भाई काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, तो भारत के किस राज्य में स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क, यह असम में है। ये कहां पर है, ये असम में है। और क्यों फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क, एक सींग वाले गैंडे के लिए क्या है, यह बहुत ज्यादा फेमस है। जो वन हॉर्न राइनो है, वन हॉर्न राइनो कहां पर पाया जाता है, ये काजीरंगा नेशनल पार्क में ही पाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा भारत के किस नेशनल पार्क में पाया जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क में ही पाया जाता है। और ये जो नेशनल पार्क है यह यूनेस्को साइट में भी शामिल है, हमारी जो यूनेस्को साइट है, हमारी यूनेस्को साइट में भी शामिल है, यह भी आपको याद रखना है। एक तो काजीरंगा हुआ, एक मानस हुआ, मानस भी असम में ही है, मानस नेशनल पार्क जो है ये असम में ही है। और कौन कौन से हैं, नामेरी भी है भाई, नामेरी नेशनल पार्क है, दिहिंग पटकाई भी है, दिहिंग पटकाई भी है, रायमोना भी है, रायमोना या रेमोना लिखा हुआ आ सकता है, रायमोना नेशनल पार्क भी कहां पर है, यह भी असम में ही है, ये आपको याद रखना है, ठीक है भाई, चलेगा, क्लियर, सारी की सारी चीजें बहुत अच्छी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मैत्तूर डैम जो है, मैत्तूर डैम यानी कि मैत्तूर पूछ रहा है ये यहाँ पे, मैत्तूर डैम नहीं है, मैत्तूर डैम की यहाँ पर बात की जा रही है, यानी कि मैत्तूर बांध की क्या है, ये यहाँ पर बात की जा रही है। मैत्तूर जो बांध है, एक तो ये किस राज्य में है और किस नदी पर है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई ये कावेरी नदी पर है और तमिलनाडु राज्य में है। मैत्तूर बांध भारत में कहां पर है, तो तमिलनाडु में है, और किस नदी पर है, कावेरी नदी पर यह बनाया गया है, यह आपको याद रखना है, ठीक है भाई, चलिए। हाँ जी, तो आर्मी की तो तैयारी आप सभी साथी कर रहे हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि भैया मैं तो एकदम टीचर से क्या है, टीचर से मैं एकदम क्लासरूम में पढ़ना चाहता हूँ, यानी कि मुझे ऑफलाइन पढ़ना है, जैसे हम ऑफलाइन कोचिंग लेते हैं वैसे ही, तो हम आपके लिए एक ऑफर लेके आए हैं कि आप आइएगा। भाई थोड़ा खर्चा आने का, रहने का तो आपको करना पड़ेगा, बट हम आपको फ्री क्लास देंगे, बिल्कुल कोई भी फीस क्या है, कोई भी फीस आपसे नहीं ली जाएगी। मात्र 35 डेज में भी आप अपने आर्मी के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, आप भी अग्निवीर बन सकते हैं। पूरी अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ हम अपनी ऑफलाइन क्लासेस को शुरू कर रहे हैं। होली के बाद यानी कि 13 मार्च से ये क्लासेस शुरू हो जाएंगी। सेक्टर 58 A102, चलिए ये हमारा एड्रेस है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना चाहते हैं तो ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप कॉल व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हैं, 905499
3549, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, टाइमिंग आपकी 2 बजे से 8 बजे आपकी क्लासेस रहेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस व्यक्तित्व को भारतीय फिल्म उद्योग के पिता के रूप में जाना जाता है, यानी कि फादर ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो बोला जाता है, ये किसे बोला जाता है? फादर ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो बोला जाता है भाई, ये किसे बोला जाता है? तो दादा साहेब फाल्के, जो क्या बनाते हैं, जो पहली फिल्म बनाते हैं, जो पहली फिल्म बनाते हैं, पहली मूवी बनाते हैं, क्या नाम होता है भाई पहली फिल्म का? राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र क्या है? यह भारत की पहली मूवी थी। राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली मूवी होती है 1913 में। उस दिन हमने पढ़ा था 1913 में इसे बनाया जाता है, इसलिए दादा साहेब फाल्के को फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी बोला जाता है। शेर शाह सूरी द्वारा चलाई गई चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है? भाई शेर शाह सूरी के बारे में आप पढ़ते हैं, जिसने हुमायूं का जीना हराम कर दिया था। चलेगा, हुमायूं के बीच में और इसके बीच में काफी युद्ध भी होते हैं, और इसके एक युद्ध के चलते हुए जो 1540 में होता है, हुमायूं को छोड़ना भी पड़ता है अपना शासन तक छोड़ देना पड़ता है हुमायूं को। ठीक है, तो शेर शाह सूरी ने चांदी के सिक्के चलाए थे, उन सिक्कों को क्या बोला जाता है, यह आपको जानना है। तो रुपया बोला जाता है। उन सिक्कों को क्या बोला जाता है? उन सिक्कों को रुपया बोला जाता है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, यह क्या है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है, यह आपको कमेंट करके जानना है। इनमें से कौन सी जो कंपटीशन है या फिर कौन सा जो टूर्नामेंट है, यह फुटबॉल से रिलेटेड नहीं है, यह आपको जानना है। फुटबॉल से रिलेटेड नहीं है, ये क्या है, यह आपको जानना है। ठीक है भाई, चलेगा। तो भाई फेडरेशन कप है, संतोष ट्रॉफी है, ड्यूरंड कप है, पर जो रणजी ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से नहीं है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में खेली जाती है। रणजी ट्रॉफी क्या है? रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है। यह क्या है, यह आपको नाम याद रखना है। ठीक है भाई, चलेगा भाई। एक मैंने अभी यहाँ पर आपको क्वेश्चन कराया था, तो उस क्वेश्चन में एक वर्ड शायद मैंने अलग यूज किया है। कौन सा क्वेश्चन था? ये वाला जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, तो नेशनल एम्बलम की यहाँ पर बात की जा रही थी, तो मैंने शायद अशोक चक्र बोल दिया है। तो आप याद रख लेंगे, यहाँ पर अशोक के स्तंभ की बात की जा रही है, जो कि अशोक की जो कैपिटल थी सारनाथ, जो उससे क्या है, उससे लिया गया है। मैंने शायद यहाँ पर अशोक चक्र बोल दिया था, चलेगा, बस ये आप याद रख लेंगे। नेशनल एम्बलम की यहाँ पर बात की जा रही है, जो हमारा अशोक स्तंभ होता है, जो सारनाथ कैपिटल से लिया गया था, अशोक की जो कैपिटल थी उससे, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ट्रीटी ऑफ पुरंदर वाज साइंड बिटवीन, जो पुरंदर की संधि है, पुरंदर की संधि किस किस के बीच में हुई थी, यह आपको याद रखना है। तो भाई पुरंदर की संधि किस किस के बीच में होती है? पुरंदर की जो संधि है, ये मुगल और मराठा के बीच में होती है। ये क्या है, ये मुगल और मराठा के बीच में होती है। एक साइड मराठाओं की साइड से होते हैं शिवाजी, और शिवाजी एंड जयसिंह जो होता है, राजा जयसिंह जो होता है, उसके बीच में होती है। बट जयसिंह किसकी टीम को लीड कर रहा होता है? या औरंगजेब की टीम को लीड कर रहा होता है। औरंगजेब की टीम को लीड कर रहा होता है 1665 में। 1665 में क्या है, 1665 में पुरंदर की संधि होती है। तो मुगल और मराठाओं के बीच में होती है। किस किस के बीच में होती है? मुगल और मराठाओं के बीच में यह संधि होती है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट आगे। निम्नलिखित में से कौन भारत में करेंसी नोट जारी करता है, यह आपको जानना है। भाई करेंसी नोट जो होते हैं, करेंसी नोट कौन जारी करता है? करेंसी नोट कौन जारी करता है? ठीक है, चलेगा। तो नोट हो, किसी भी तरीके के नोट हो, भारत में नोट्स को कौन जारी करता है? आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यह जारी किए जाते हैं। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यह जारी किए जाते हैं। देखिएगा आरबीआई का जो गठन होता है, यह 1935 में होता है। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश टाइम पर होता है, और हिल्टन यंग आयोग के चलते हुए होता है, या फिर यंग आयोग बोल दिया जाता है। हिल्टन यंग आयोग जो होता है, इस आयोग के चलते हुए इसका गठन किया जाता है। इसका नेशनलाइजेशन फिर होता है, इसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है बाद में। तो इसका नेशनलाइजेशन कब होता है? 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया जाता है। ठीक है भाई, हेडक्वार्टर कहाँ पर है आरबीआई का? मुंबई में है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है आरबीआई का? हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके गवर्नर कौन है इस टाइम पर?
आरबीआई के गवर्नर कौन है भाई इस टाइम पर? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास क्या है? शक्तिकांत दास हाल फिलहाल में इसके गवर्नर है। ठीक है भाई, क्लियर है सारी की सारी चीजें? हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए, पता होनी चाहिए मतलब जो मैंने आपको पढ़ाया है वो चीज आपको याद करनी ही है, ये नहीं कि हल्के में लेना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हॉर्नबिल उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, यह आपको जानना है। भाई हॉर्नबिल किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल एक बड़ा ही फेमस सा फेस्टिवल है जो कहाँ पर मनाया जाता है? यह नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है, यह आपको याद रखना है। ठीक है भाई, चलो मलाला यूसुफजई की बायोपिक का नाम क्या है? यह आपको जानना है। मलाला यूसुफजई की बायोपिक, बायोपिक का मतलब क्या होता है कि इनके ऊपर जो मूवी बनी है, बायोपिक यानी कि इनके जीवन के ऊपर जो मूवी बनाई गई है उसे बायोपिक बोलते हैं। तो ये किसकी है? ये गुल मकई, आई मीन नाम क्या है? गुल मकई इसका नाम है। भाई मलाला यूसुफजई कौन से देश से बिलोंग करती है? यह पाकिस्तानी है, अभी भी है, याद रखना ये पाकिस्तानी है। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी, इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी वी आर डिस्प्लेस्ड, वी आर डिस्प्लेस्ड, वी आर डिस्प्लेस्ड क्या है? वी आर डिस्प्लेस्ड इनकी आत्मकथा है। और ये सबसे यंगेस्ट है, सी इज द यंगेस्ट पर्सन, ये यंगेस्ट पर्सन है, यंगेस्ट पर्सन है जिन्हें क्या है? जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है। नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति जो है यह मलाला यूसुफजई ही है। 2014 में इन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा जाता है मलाला यूसुफजई को। ठीक है भाई, चलो पश्मीना एक बेहतरीन प्रकार का ऊन है जिसे सबसे पहले भारत के किस राज्य में बुना गया था? भाई पश्मीना एक ऊन भी है, एक वूल भी है, और पश्मीना ये भेड़ होती है एक तरीके की जिनसे ये ऊन क्या है हमें प्राप्त होती है, और इनसे शॉल बनाए जाते हैं जो कि काफी गर्म रहते हैं, बड़ी अच्छी क्वालिटी के ये शॉल होते हैं, पश्मीना शॉल। तो हम कौन से राज्य की बात कर रहे हैं या केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं? हम बात करें भाई जम्मू एंड कश्मीर की। तो जम्मू एंड कश्मीर में एक प्रकार के पश्मीना शॉल्स पाए जाते हैं और इन्हें जीआई टैग भी प्राप्त है, जीआई टैग भी मिल चुका है इन शॉल्स को, जीआई टैग भी क्या है? इन शॉल को मिल चुका है। जीआई टैग अगर आपसे ईयर पूछे कि कितने साल के लिए दिए जाते हैं जीआई टैग, तो भाई 10 साल के लिए दिए जाते हैं जीआई टैग। शुरुआत कब से हुई थी? शुरुआत कब से हुई थी? शुरुआत होती है जब जीआई एक्ट आता है 1999 का, 1999 का आता है। भारत में 2003 में अपनाए जाते हैं, भारत 2003 में अपनाता है, भारत 2003 में अपनाता है। और फर्स्ट प्रोडक्ट, पहला जो प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग मिलता है, दिस इज दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग टी क्या है? दार्जिलिंग चाय जो है, दार्जिलिंग चाय पहला ऐसा प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग मिलता है। ठीक है भाई, भारत का पहला प्रोडक्ट जिसे जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग चाय है। सोवियत संघ द्वारा 1975 में प्रक्षेपित भारतीय गणितज्ञ के नाम पर रखा गया पहला भारतीय उपग्रह कौन सा है? चलो यहां से एक क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ कि भाई सबसे पहला जो सैटेलाइट भारत में लॉन्च किया गया था यह यूएसएसआर के द्वारा लॉन्च किया जाता है, यानी कि रशिया, उस टाइम पर जो रशियन फेडरेशन था उसके द्वारा लॉन्च किया जाता है। बट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि नाम क्या था? एक गणितज्ञ के नाम पर इसका नाम रखा गया था, गणितज्ञ का नाम क्या है? आर्यभट्ट। कब लॉन्च किया गया था? 1975 में से लॉन्च किया जाता है। तो आर्यभट्ट भारत का पहला सैटेलाइट होता है। भाई एक क्वेश्चन जो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ऑफलाइन कमेंट जरूर करना, भारत का पहला रॉकेट कब लॉन्च किया गया था? एक तो इसका ईयर बताओगे और इसका नाम बताओगे। भारत का पहला रॉकेट कब लॉन्च किया गया था, ये आपके लिए होमवर्क रहा। खिलाफत आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, यह आपको जानना है। खिलाफत आंदोलन, चलेगा यहाँ पर एक चीज आप जानेंगे, भाई वैसे तो खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू होता है, बट हम भारत की अगर बात करें या महात्मा गांधी जी की अगर हम बात करें कि महात्मा गांधी जी ने इसमें क्या है, इसमें कब पार्टिसिपेट किया था, तो महात्मा गांधी जी ने इसमें 1920 में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, 1919 में दो अली ब्रदर्स होते हैं, एक शौकत अली और एक क्या होते हैं, एक मोहम्मद अली। तो इन ब्रदर्स ने शुरू किया था 1919 में, 1920 में महात्मा जी से अपनाते हैं
महात्मा गांधी इसमें क्या है पार्टिसिपेट करते हैं। और 1924 में इसका जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। जो खलीफा टर्की में यानी कि तुर्की में जो खलीफा का पद है उसे अबॉलिश कर दिया जाता है। तुर्की में जो खलीफा का पद है उसे क्या है, उसे अबॉलिश कर दिया जाता है, यानी कि हटा दिया जाता है। ठीक है भाई, चलेगा। तो 30 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं, यही हम सेशन को करेंगे ओवर। बट ये होली के साथ अपने फ्यूचर का भी ध्यान रखना है कि अपने जीवन में भी कलर भरने हैं। होली खेलनी नहीं है, अपनी लाइफ भी एकदम कलरफुल करनी है। और लाइफ कलरफुल कैसे होगी, जब आपके पास जॉब होगी, जब आपके पास पैसा होगा। तो भैया जॉब आपको मिल सकती है बहुत ही आसान तरीके से, मात्र 35 दिन की तैयारी में। अगर आपकी अभी तक तैयारी नहीं है, मान लीजिए कि आपको थोड़ी बहुत चीजें पता है बट आपको लग रहा है कि मेरी भाई एक बेस्ट जो तैयारी होनी चाहिए वो नहीं है, तो आप हमारे ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हमने गुरुकुल आपके लिए शुरू कर दिया है। 13 मार्च से इसमें क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लासेस चलेंगी, कोई फीस आपसे नहीं ली जाएगी। डाउट हो या क्वेरी हो कोई तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी को।